मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है और इसके समस्यात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, यानी कि हरित क्रांति क्या है। राष्ट्र को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966 में जो है कृषिगत क्षेत्र के अंदर एक नई तकनीकी का शुभारंभ किया गया, जिसे कृषि क्षेत्र में विकास की नई व्यूह रचना या हरित क्रांति कहा गया है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि सिंचाई, कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक उर्वरकों, बीजों आदि का प्रयोग कृषि क्षेत्र में विशेषकर गेहूं की खेती में जो है शुरू करना है, यानी कि बढ़िया पैदावार लेने के लिए। हरित क्रांति का शुभारंभ 1966 के अंदर खरीफ की फसल के साथ किया गया था। इसके अंदर आगे डेफिनेशन दी है। J.G. हॉरर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उस आश्चर्यजनक बदलाव के लिए प्रयोग में लाया गया है जो भारत के खाद्यान्न के उत्पादन में था और आज भी जारी है। ये शब्दकोश के अनुसार क्या कहा गया कि क्रांति शब्द का प्रयोग प्रगति की ओर ले जाने वाला एक आश्चर्यजनक और तीव्र गति से होने वाला बदलाव है। हरित क्रांति से मतलब क्या है? कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई है। उसे हम क्या कहेंगे? हरित क्रांति। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कृषि उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हो और जो लंबे समय से कृषि उत्पादन के ऊंचे स्तर को स्थिर रखना। 1967 और 68 में कृषि के उत्पादन में जो बदलाव हुए वे योजना काल के 16 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक क्या थे? आश्चर्यजनक थे और तीव्र गति से हुए। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हरित क्रांति। हरित क्रांति से मतलब ये है कि छठे दशक में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि से है जो थोड़े से समय में ऊंची उपज वाले बीजों तथा रासायनिक खाद की नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप सामने आई है। अब हम इसके तत्वों के बारे में जानेंगे या इसकी विशेषताओं के बारे में जानें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो पहला फैक्टर इसके अंदर हमें क्या बताया गया? उन्नत बीज के बारे में बता रहा है। भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये प्रयोग 1966 के अंदर किया गया और ये विशेष रूप से 5 फसलों के लिए किया गया। 5 फसल कौन सी थी? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का और जवार। गेहूँ के मुख्य उन्नत बीज जो हैं सोना, BP 18 कल्याण, इनके नाम दिए गए हैं। बाजरे के HV और मक्का के गंगा 101, रंजीत, जवार के CSH और 2 है जो चावल के IR आदि। इन बीजों के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन E. बार्डलॉग, जिन्हें 1970 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया और भारत में इन बीजों का प्रयोग सबसे पहले गहन कृषि जिला कार्यालय में जिला कार्यक्रम के अंदर किया गया था। इन उन्नत बीजों के प्रयोग के फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज आज लोगों के कारण 8.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 29 क्विंटल जो है हो गई है। इसके कारण मक्का की प्रति हेक्टेयर जो है उपज 25 क्विंटल तथा बाजरे की 10 क्विंटल हो रही है। तो इस प्रकार से बीजों के प्रयोग से हरित क्रांति लाने में बहुत अधिक सहायता मिली और इन उन्नत बीजों के आविष्कार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तथा कृषि विश्वविद्यालयों ने काफ़ी मदद दी है। इन बीजों की पूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम जो है कर रहे हैं। इसके अलावा 15 राज्य बीज निगम बीजों की पूर्ति भी कर रहा है। सन 1988 के अंदर बीजों के विकास के संबंध में नई बीज विकास नीति का निर्माण किया गया और 10वीं योजना में अधिक उपज देने वाले बीजों से बोया गया क्षेत्र 784 लाख हेक्टेयर हो गया है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर दिया रासायनिक खाद के बारे में। रासायनिक खादों के अधिक उपयोग के फलस्वरूप भी अनाज के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1966 और 68 के अंदर जो है 11 लाख टन
रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। 2010 और 11 के अंदर ये बढ़ा दिया गया, इसको जो है 281.22 लाख टन कर दिया गया। और रासायनिक खाद के प्रति हेक्टेयर उपयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1960-61 के अंदर खाद का प्रति हेक्टेयर उपयोग जो 19 किलोग्राम था और 10-11 के अंदर ये बढ़ाकर 144.14 किलोग्राम हो गया है। अब ये सिंचाई की बात कर रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुई, हरित क्रांति का काफ़ी प्रभाव पड़ा और 1965-66 के अंदर 320 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई। मार्च 2010 के अंदर जो है सिंचाई क्षमता बढ़कर 1082 लाख हेक्टेयर कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक से ज़्यादा फसलें उगाने की व्यवस्था जो है की गई। सिंचाई की उचित व्यवस्था तथा कम समय के अंदर तैयार होने वाले बीजों के कारण एक खेत के अंदर एक साल में कई फसलें उगाई जाने लगी। यदि किसी खेत में अप्रैल में गेहूं फसल काट ली जाती है तो उसके बाद मूंग आदि की फसल बो दी जाती है जो लगभग 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। उसके बाद चावल गन्ना बोया जा सकता है। एक खेत के अंदर कई फसलें पैदा होने के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। बहुफसलीय कार्यक्रम 1967 और 68 में शुरू किया गया था। 1969 और 70 के अंदर जो है 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर वर्ष में की गई कई बार जो है खेती की गई। 2004-05 के अंतर्गत जो 600 लाख हेक्टेयर भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा है आधुनिक कृषि यंत्र। आधुनिक कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पॉलिंग सेट आदि का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है। इनका प्रयोग किए जाने से बीज और वर्ष में कई बार खेती जो है संभव हो सकती है। किसानों को सस्ती और अच्छी मशीनरी दिलाने के लिए विभिन्न राज्यों के अंदर 17 कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए। कई राज्यों में ट्रैक्टर आदि किराए पर देने के लिए कृषि सेवा केंद्र जो है खोले गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर साख सुविधाएं। किसानों को अधिक साख सुविधाएं प्राप्त होने लगी और उन्हें अपनी आवश्यकता को 90% साख ऊंचे ब्याज पर महाजनों से लेनी पड़ती थी, परंतु अब उनकी आवश्यकता का मुख्य भाग कृषि साख संस्थाएं बहुत कम ब्याज पर पूरा कर देती है। और सन जो है 1969 के अंदर जो है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से किसानों को दी जाने वाली साख में काफ़ी वृद्धि हो गई। 1969 और 70 के अंदर जो है 183 करोड़ वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि साख के रूप में दिए हैं। 2010 और 11 के अंदर कृषि क्षेत्र की सहकारी बैंकों के द्वारा 70,105 करोड़ की साख और वाणिज्य बैंक के द्वारा 3,32,706 करोड़ जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा 43,968 करोड़ की जो है साख प्रदान की गई। इस प्रकार 10-11 के अंदर कृषि क्षेत्र को 4,46,779 करोड़ की कुल संस्थागत साख जो है प्रदान की गई। इसमें वाणिज्य बैंकों का योगदान 74% रहा। सस्ती और आवश्यकता के अनुसार साख मिलने से किसान जो है अधिक उन्नत बीज, खाद, मशीन आदि को खरीद सकते हैं और वे सिंचाई की छोटी योजनाओं का प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कृषि अनुसंधान मतलब यहाँ खोज से है। स्वतंत्रता के बाद कृषि से विभिन्न समस्याओं से संबंधित काफ़ी विषयों पर खोज की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस विषय में काफ़ी कार्य कर रहा है। 1966 के अंदर इस संस्था का दोबारा से गठन किया गया और इसी वर्ष 3 कृषि विश्वविद्यालय असम, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किए गए। इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 45 कर दी गई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने कृषि इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की। इन संस्थाओं में नए बीज, खेती के नए ढंग और कीड़ों से पौधों का बचाव आदि के संबंध में खोज की जा रही है। नेक्स्ट हमारा पौधों का संरक्षण करना, इनको बचाना। भारत में पहले फसलों में लगने वाली बीमारी से बचाव का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। इसके फलस्वरूप काफ़ी सारी फसल नष्ट हो जाती थी और अब फसलों को जो है बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। इस समय 3 योजनाओं के अंतर्गत पौधों का संरक्षण किया गया है। पहली है एकीकृत कीट प्रबंध योजना, दूसरी है इसके अंदर टिड्डियों की निगरानी और नियंत्रण, तीसरा है इसके अंदर पौध और बीज संरोधन। फसलों पर जो है कई प्रकार की दवाइयाँ भी छिड़की जाती हैं। हवाई जहाज़ों के द्वारा भी खेतों पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। सरकार ने इस संबंध में एक विभाग की स्थापना की है जिसे पौध संरक्षण निदेशालय कहते हैं। इस विभाग ने कई स्थानों पर पौध संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पौधों के बेहतर संरक्षण के लिए सरकार ने केंद्रीय व क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर विपणन सुविधाएं। किसानों को
पहले जो है अपना उत्पादन अनियंत्रित मंडियों के अंदर जो है बेचना पड़ता था, उन्हें अपने फसल की उचित जो है कीमत नहीं मिलती थी। इस कारण जो है वे कृषि के विकास पर अधिक धन नहीं खर्चते थे और कृषि उत्पादन की बिक्री में अब काफ़ी सुधार हो गया है। वर्तमान में नियमित कृषि बाज़ारों की संख्या 7,000 जो है 566 है। किसानों को अपनी फसल के लिए गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके फलस्वरूप किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है और वे इस योग्य हो सकें कि खेती के विकास पर अधिक धन खर्च कर सकें। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर कीमत प्रोत्साहन। खेती का उत्पादन अधिक बढ़ जाने के कारण कृषि के उपज के मूल्य कम होने का भय उत्पन्न हो गया था। इसका कृषि उत्पादन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और इससे बचने के लिए सरकार ने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की नियुक्ति की। यह आयोग फसलों की न्यूनतम जो है कीमतें तय करता है। इन कीमतों पर सरकार स्वयं फसल खरीदती है और इसके लिए भारतीय खाद्य निगम आदि की स्थापना भी की गई। इससे किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिल जाता है तथा उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर नहीं बेचनी पड़ती। इस नीति के फलस्वरूप किसानों को अपनी उपज बढ़ाने को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण। कृषि क्षेत्र को बिजली उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। 1950-51 के अंदर भारत में केवल 3,000 गाँवों को बिजली मिलती थी। 10-11 में जो है कुल 641 लाख गाँव में से जो है 6.20 लाख गाँव को बिजली मिल रही थी। गाँव में बिजली मिलने से किसान सिंचाई आदि की अधिक व्यवस्था करके कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। 10-11 के अंदर जो है देश के 96.7% गाँवों को बिजली मिलने लगी थी और भारत निर्माण कार्यक्रम में 2012 तक जो है सरकार का देश के सभी किसानों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी जो है गांव में बिजली पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बहुत सी राज्य सरकारें किसानों को बहुत जो है रियायती दरों पर जो है बिजली उपलब्ध करवा रही है। बिजली की कमी के दिनों में भी किसानों को बिजली की पूर्ति देने में प्राथमिकता दी जाती है। इससे किसान क्या है ट्यूबवेल का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी परीक्षण। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए मिट्टी का परीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अंदर जो है विभिन्न से क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं के अंदर किया जाता है। इन परीक्षणों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाए, कौन कौन से बीज बोए जाएँ और इसके फलस्वरूप उचित फसलों का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर बताया फसलों का बीमा। सामान्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसल बीमा योजना बनाई और अब सरकार ने कृषि क्षेत्र के अंदर बीमे को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बीमा कंपनी की स्थापना की और अब कृषि बीमे का कार्य जो है सामान्य बीमा निगम से इस नई कंपनी को दे दिया गया है। फसल बीमा योजना में बहुत कम प्रीमियम राशि पर किसानों की फसलों पर बीमा किया जाता है। फसलों के खराब होने पर किसान जो है बीमा निगम में क्षतिपूर्ति पा सकते हैं और इससे कृषि को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है भू संरक्षण। हरित क्रांति का विस्तार करने के लिए भू संरक्षण का कार्यक्रम लागू किया गया। इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो मिट्टी के कटाव को रोकना और दूसरा उबड़ खाबड़ भूमि को प्लेन बनाना, कृषि योग्य के बनाना। इसके फलस्वरूप कृषि के क्षेत्रफल का विस्तार हुआ और इसके अंदर जो है निम्न चरणों के अंदर कार्य किया गया। पहला क्या किया गया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। हरित क्रांति के पहले चरण के अंदर गहन कृषि जिला कार्यक्रम अपनाया गया। 1960-61 के अंदर 3 जिले इसके अंदर लिए, मध्य प्रदेश का रायपुर, बिहार का शाहबाद और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ इसके अंदर लागू किए गए। बाद के वर्षों में इसे 16 अन्य जिलों के अंदर फैलाया गया। इसे पैकेज प्रोग्राम कहा गया। इस चरण के अंदर उन जिलों को लिया गया जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी, प्राकृतिक प्रकोपों की संभावनाएं कम से कम थी और इन चुने हुए जिलों में उन्नत खाद, बीज, औजार, सिंचाई एक साथ प्रयोग किए जाने गए जिससे कि इनका संयुक्त परिणाम तथा प्रभाव सामने आ सके, यानी कि वो इसके परिणामों को एक साथ पा सकें कि क्या प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। ये 1964-65 में देश के अन्य क्षेत्रों में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम के नाम से जाना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत चुनी हुई या विशिष्ट फसलों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि की नई तकनीक, ज्ञान, साख व उत्पादन के साधनों का वितरण किया गया। नेक्स्ट है इसके अंदर फसलों की नई किस्मों का प्रयोग। इन दोनों कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र जो है मात्र फसलों की प्रचलित किस्मों तक ही सीमित था।
इनमें फसलों की नई किस्मों का श्री गणेश नहीं हो पाया। खाद व अन्य साधनों को जो है लगाने से फसलों की प्रचलित किस्मों में से अधिक पैदावार नहीं हो पाई। तो देश के व्यापक क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले किस्में जो सबसे पहले 1966 में खरीफ की फसल से शुरू की गई थी, यहीं से हरित क्रांति शुरू किया गया और इससे अधिक उपज देने वाले किस्मों के प्रयोग से एक बड़ा परिवर्तन जो है पैदावार के अंदर आया। तो आगे हम ये तो हमने इसकी विशेषताएं, घटक, आप इसको जो है कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट मतलब कोई भी टॉपिक आए, अगर आपसे विशेषताएं पूछी जा रही हैं, फीचर्स पूछे जा रहे हैं या आपको इसके जो है तत्व पूछे जा रहे हैं, कंपोनेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको जो है लिखेंगे, ठीक है। कॉजेज़ पूछे जा रहे हैं, कारण क्या है, तो भी आप इसी क्वेश्चन को इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर हरित क्रांति के प्रभाव की उपलब्धियाँ। तो क्या उपलब्धियां जो है सामने आई, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला आया, ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई। बड़े भूस्वामियों, बड़े साधन संपन्न किसानों ने हरित क्रांति के अंतर्गत जो है उपलब्ध सुविधाओं का बहुत सा लाभ उठाया। इनमें इनकी आय में वृद्धि हुई। कुछ कहते थे कि इससे लघु किसानों, काश्तकारों को भी लाभ हुआ है। C.H. हनुमंत जो है राव का कहना है कि हरित क्रांति के लाभों में गांव के सभी वर्गों को जो है हिस्सा मिला। इससे जो वास्तविक मजदूरी व रोजगार में वृद्धि हुई। जिन क्षेत्रों में कृषि क्रांति का उपयोग हुआ उनमें न्यूनतम मात्रा में सभी वर्गों को जो है आर्थिक लाभ मिला। दूसरा इसके अंदर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की गई, यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव विशेष रूप से किसके ऊपर था, गेहूं की फसल पर। तो इससे जो है देश में जो है खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर हो गया इस फसल के कारण। तीसरा है इसके अंदर गैर खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट। हरित क्रांति के शुरू होने के बाद गैर खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आ गई और हरित क्रांति से पहले 1949 से 65 में जो है गैर खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि दर जो है 3.7% थी, जो हरित क्रांति के बाद जो है बढ़ गई, यानी कि 67 और 89 में जो है यह कितनी हो गई, 2.6% रह गई। नेक्स्ट है हमारा कृषिगत उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के बाद भारत के अंदर कृषिगत उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई है। दांतवाला का कहना है कि हरित क्रांति के बाद न्यूनतम उत्पादन 1972-73 के अंदर 57 मिलियन टन है, जो बाद में 65-66 के अंदर 72 हो गया, यानी कि बढ़ गया। और इससे आपने एक बड़ी उपलब्धि को बताया है, बढ़ाया है। 87 और 88 के अंदर देश में अभूतपूर्व एवं व्यापक सूखे के बाद भी लगभग 140 लाख टन का उत्पादन हुआ, जिसे इस क्रांति की उपलब्धि माना गया है। 10-11 में अनाज का उत्पादन 2416 लाख टन जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ गया, हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण और वाणिज्यकरण के नए अवसर प्रदान किए। तो उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट किया कि हरित क्रांति की सर्वाधिक सफलता सिंचाई के साधनों के क्षेत्र के अंदर हुई है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर पूंजीवादी खेती। हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए धन की आवश्यकता हुई और इतना धन केवल किसान तभी खर्च कर सकता है जब उनके पास कम से कम 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। भारत के अंदर केवल 13.2% भूमि में खेत ऐसे हैं जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं। इस प्रकार हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसान ही उठा सके और हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति के फलस्वरूप एक और मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, तो दूसरी ओर खेती क्रियाओं में भी जो है वृद्धि हो गई। यंत्रों का प्रयोग करने से गांव में बेरोजगारी बढ़ने का डर उत्पन्न हुआ। ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों के कारण मजदूरों की मांग कम हो गई और कई फसलें जो है उत्पन्न होने और खाद का अधिक प्रयोग करने के कारण मजदूरों की मांग जो है काफ़ी बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भूस्वामी को फसलों के बोने काटने के समय जो है मजदूरों की कमी महसूस होने लगी, परंतु वे धीरे धीरे इस कमी को मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके पूरा कर रहे हैं। इसलिए हरित क्रांति के फलस्वरूप गांव में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना हो गई है। नेक्स्ट है किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, उनका जीवन स्तर पहले से ऊंचा उठ गया है। कृषि का व्यवसाय एवं लाभदायक व्यवसाय जो है माना गया है। कई व्यवसायी इस ओर आकर्षित होने लगे। देश में उपभोक्ताओं वस्तुओं की मांग के अंदर वृद्धि हुई है। आवश्यकताओं की उच्च कोटि की वस्तुओं तथा विलासिता के पदार्थों की मांग बढ़ गई है। इसका औद्योगिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है हमारा खाद्यान्न के आयातों में कमी। हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न के आयात पहले की अपेक्षा
कम होने लगे हैं। दांते वाले के अनुसार हरित क्रांति ने सांस लेने का समय दिया है और इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी की चिंता से छुटकारा मिल गया है। खाद्यान्नों की आयात में कमी से आत्मनिर्भरता बढ़ गई है। नेक्स्ट है उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के कारण उद्योगों के विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कृषि यंत्रों के उद्योगों का बहुत विकास हुआ। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि बनाने के बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। रासायनिक खाद के बहुत से कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर खोले गए। इसके अलावा डीजल इंजन, पंपिंग सेट आदि बनाने के उद्योगों का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट है कीमतों पर प्रभाव। तीसरी योजना में कीमतों में और विशेष रूप से कृषि पदार्थों की कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप इस वृद्धि की गति जो है कम हो गई। जनसंख्या की तेज गति से बढ़ने के बावजूद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण कीमतों में सीमित वृद्धि की हुई है। सन 2009 और 10 में कीमत वृद्धि पर 3.8% रही। अतः हरित क्रांति ने अपने शुरू के दिनों से ही अनाज की कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद की है। लेकिन वर्ष 2011-12 के अंदर कृषि उत्पादन में कमी आने से खाद्य पदार्थों की कीमतों में 9.9% जो है वार्षिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ गया आर्थिक विकास का आधार। भारत में जैसे देश के अंदर 13.9% के लगभग राष्ट्रीय आय कृषि से जो है प्राप्त होती है। 9.9% निर्यात कृषि वस्तुओं का किया जाता है और कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। हरित क्रांति से कृषि विकास को बढ़ावा मिला है। इससे औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के विकास को भी जो है बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है उपभोक्ताओं पर प्रभाव। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुसार सन 2009-10 से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 50% जो है आय खर्च की गई और 44% आय कृषि पदार्थों पर की गई है। इसलिए कृषि पदार्थ के उत्पादन और उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का उपभोक्ताओं के बजट और जीवन स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति उनके बजट को संतुलित करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के में जो है सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट हमारा लाभ का पुनर्निवेश। हरित क्रांति का एक ये भी प्रभाव पड़ा कि किसान अपनी बढ़ती हुई आय को खेती के कार्यों में लगाने लगे हैं। वर्ष 2001 और 2 में जो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन के से पता चला कि किसान अपनी पारिवारिक आय का लगभग 55% भाग खेतों के विकास में ही पुनर्निवेश पर कर रहे हैं। इसमें से 36% निवेश अल्पकालीन यानी कि कम समय में और 19% निवेश भूमि सुधार के लिए और कृषि यंत्रों के लिए दीर्घकालीन के लिए जो है लंबे समय तक काम करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा योजनाओं पर प्रभाव। हरित क्रांति का भारत की योजनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन में कम होने के कारण फलस्वरूप सन 1966 और 67 में चौथी योजना में 3 वर्षों के लिए जो स्थगित करना पड़ा। 1961 से 68 के अंदर अनाज के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भी आने वाले वर्षों में उस वृद्धि के बने रहने के कारण 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, जो पिछली पंचवर्षीय योजना से अधिक बड़ी थी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बनाने पर हरित क्रांति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अगली पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने में हरित क्रांति के प्रभाव का विचार रखा गया था। नेक्स्ट है व्यापार के अंदर वृद्धि। हरित क्रांति के आने से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई और इसके उत्पादकों के बाजार आदि के में भी वृद्धि हुई और इसके घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। अब आदि के कृषि उत्पादन का निर्यात भी किया जाने लगा है। अधिक स्थिरता। हरित क्रांति से पहले कृषि प्राकृतिक तत्वों जैसे वर्षा पर निर्भर थी, परंतु हरित क्रांति से सिंचाई सुविधा व अन्य आधुनिक तकनीकों का विकास हुआ और अब जो है कृषि प्रतिकूल वातावरणीय तत्वों जैसे सूखे से कम कुप्रभावित होती है। इससे कृषि में अधिक स्थिरता आई है। नेक्स्ट है हमारा विचारधारा में परिवर्तन। भारत जैसे अल्प विकसित देश में जहाँ अधिकतर किसान अनपढ़ हैं, रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं और हरित क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रभाव पड़ा है। भारत के किसान खेती करने के पुराने तरीके में बदलाव नहीं करना चाहते थे। वे भाग्य पर विश्वास रखते हैं, अपनी गरीबी और भूमि की कम उत्पादकता को जो अपना दुर्भाग्य मानते हैं। तो परिणाम बताते थे कि जिसमें सुधार करना उनके लिए संभव नहीं है, परंतु हरित क्रांति ने भारतीय किसानों के विचारों की क्रांति उत्पन्न कर दी। अब लोग समझने लगे हैं कि विज्ञान की सहायता से वे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य के अंदर बदल सकते हैं और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने में जो है वो
सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हरित क्रांति से पहले जो है अधिकतर राजनीतिक अर्थशास्त्री यही मानते थे कि आर्थिक विकास में कृषि का योगदान अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सदस्यों में क्या है, अज्ञानता है, रूढ़िवादिता से पीड़ित जो है किसान हैं, और आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि नई तकनीक, नई विचारधारा नहीं अपनाएंगे वो लोग। तो परंतु हरित क्रांति ने इस भ्रम को ख़त्म कर दिया, और अब जो है अल्प विकसित देशों के राजनीतिक और अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल उद्योगों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि कृषि को भी जो है उचित महत्व देने लगे हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर जो है समाप्त होता है। तो आप इसको अच्छे से समझें और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको रीड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।